गुज़िश्ता दिनों MIM लीडर वारिस पठान की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान पर BJP लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वारिस पठान को मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए और रियासती हुकूमत को वारिस पठान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वारिस पठान ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है हम उसकी निंदा करते हैं। उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं, इसीलिए इस देश में अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है और उनको पूरे तरीके का स्वातंत्र्य है। इस प्रकार का कोई भी स्वातंत्र्य जिन्होंने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र करके घोषित किया है वहाँ पर इस प्रकार की बदजुबानी कोई कर नहीं सकता, अपनी भावनाओं को भी माइनॉरिटी व्यक्त नहीं कर सकती। हिंदू समाज सहिष्णु है, सबको साथ में लेकर चलता है, लेकिन हिंदू समाज की सहिष्णुता को कोई उसकी कमजोरी न माने। अगर कमजोरी मानोगे तो ये बहुत गलत होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य किया है उन्होंने देश की माफ़ी मांगनी चाहिए, हिंदू समाज की माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो राज्य की सरकार ने उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान चरण सिंह का कहना है कि महाराष्ट्र में अगर RSS और BJP प्लानिंग कर रही हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनको कामयाबी नहीं मिलने वाली। वाज़ेह है कि RSS रहनुमा भैयाजी जोशी ने कहा था कि BJP महाराष्ट्र में ज्यादा दिनों तक अपोजिशन में नहीं बैठने वाली, जमहूरियत में तब्दीली होती रही है। गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इंतखाबात में BJP और शिवसेना इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल रही है, लेकिन शिवसेना और BJP की हुकूमत नहीं बन पाई थी। भैयाजी जोशी के वक्तव्य से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने का अधिकार था तो भैयाजी जोशी को भी उतना ही अधिकार है। यानी सत्ता की लालसा और सत्ता की भूख अभी गई नहीं है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता और RSS के लोग ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं घोड़ा बाजार चलाने का या हॉर्स ट्रेडिंग करने का। लेकिन ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपूत है MLA। जिस तरह से आपने कर्नाटका में ऑपरेशन कमला किया, इस तरह से अगर आप ऑपरेशन कमला महाराष्ट्र के अंदर करने जाओगे तो निश्चित रूप से विफल रहोगे। बारामूला पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। मिलिटेंट को तापर क्रॉसिंग पर एक नाका लगाकर गिरफ्तार किया गया। मिलिटेंट की शिनाख्त हामरे के जुनेद फारूक पंडित के तौर पर की गई। DIG शुमाली कश्मीर सलमान चौधरी ने बताया कि जुनेद की नकलो हरकत के ताल्लुक से खुफिया जानकारी पर फौज, पुलिस और CRPF ने मुश्तरका कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि जुनेद के मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस होने की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट जून 2019 से सरगर्म था। गुज़िश्ता साल 10 जून को जुनेद की गन के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। DIG ने जानकारी दी गिरफ्तार मिलिटेंट के कब्जे से एक चीनी साख पिस्तौल, 2 मैगजीन और कारामद कारतूस समेत दीगर असलहा भी बरामद किया गया। और एक जॉइंट नाका जो है डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने लगाया, जिसमें हमारे यहाँ की जो आर्मी की लोकल यूनिट 29 RR की और 176 की जो है CRPF की लोकल यूनिट और बारामूला पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है वो नाका लगाया गया और तापर एरिया में जो है इसको अप्रीहेंड किया गया। और इसकी डिटेल्स है जुनेद फारूक पंडित RO हामरे रहने वाला है ये बंदा। तो इसने जो है 9 जून को इसने जो है हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट जो है वो ज्वाइन की थी। इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है कि नॉर्थ साइड में तो इसकी मूवमेंट थी क्योंकि यहाँ का लोकल रहने वाला था। और कुछ ये भी इन्वेस्टिगेशन में, अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इसकी जो है ये बीच बीच में कभी है साउथ कश्मीर की तरफ भी ये गया है। अभी जो टोटल फिगर जो है वो 19 की थी, लेकिन अभी इसके अरेस्ट होने के बाद जो है हमारी टोटल फिगर जो है वो 18। CAA मुखालिफ एहतजाजों में मारे गए अफराद के अहल खाना को इंडियन मुस्लिम लीग माली मदद फराहम करेगी। आज बेंगलुरु में IUML के नेशनल सेक्रेटरीट का इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कर्नाटक के साहिली शहर बेंगलुरु के 2 मुतासरा खानदानों को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। बेंगलुरु में CAA मुखालिफ एहतजाज के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में जलील और नौशीन नामी 2 नौजवानों की मौत हो गई थी। इसी तरह यूपी के 23 मुतासरा खानदानों में भी मुस्लिम लीग 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी सदर कादिर मोहिउद्दीन ने कहा कि उनकी पार्टी CAA, NRC और NPR की हर सतह पर मुखालिफत करती रही है। पार्टी किसी भी सूरत में इस कानून को नाफिज होने नहीं देगी। The CAA is dead against our secular constitution, our democratic tradition, our ethos of this great nation. Therefore,
this country consisting of believers in democracy, in secularism and in our constitution are quite opposed to the recently passed CAA. Therefore, the committee discussed the situation. वो जो फायरिंग में जो इंतकाल किए कर गए हैं यूपी में, जो लोग कानपुर में और दूसरे शहरों में, उनको 23 लोगों को हम देंगे। और कर्नाटका के जो मैंगलोर इलाके में जो 2 फायरिंग में इंतकाल कर गए, उनको 5-5 लाख दे चुके हैं हम आपके सामने। जो यूपी के हैं, इसे हम फौरी तौर से वहाँ जाके वो शाया कर देंगे। चेक किया, डिमांड ड्राफ्ट, ये 1 दिन का कलेक्शन लिया था सिर्फ। केरला मुस्लिम लीग जो है केरला यूनिट, 1 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटक के अंदर हमारे जो अभी जो पूरे देश भर में जो एक माहौल बना सो है, कर्नाटका के एक ना हमारे जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो शाखा है, हम जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी हुई है उसमें जिसमें सब जमातें हैं, उसके अंदर मुस्लिम लीग भी उनके साथ पूरा ताउन कर रही है। और जहाँ जहाँ भी हमारा ये हो रहा है, जैसा गुलबर्गा हुआ, बेलगाम हुआ, बेंगलोर हुआ, जहाँ पर भी एजिटेशन हो रहा है, मुस्लिम लीग के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुज़ाकरातकार साधना रामचंद्रन आज तन्हा ही शाहीन बाग पहुंची। साधना रामचंद्रन ने मुजाहिरीन से बातचीत की। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने साधना रामचंद्रन के सामने अपनी 7 शर्तें रखी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि एक साइड का रोड खुलने की सूरत में लोगों की सलामती की गारंटी दी जाए। ये गारंटी सुप्रीम कोर्ट दे, पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं। लोगों का यह भी कहना है कि शाहीन बाग के जिन अफराद पर केस दर्ज है उनको वापस लिया जाए। मुजाहिरीन का यह भी मुतालबा है कि शाहीन बाग में एहतजाज के लिए जगह मुख्तस की जाए। मुसालिहतकारों और शाहीन बाग के मुजाहिरीन के दरमियान गुफ्तगू का अब तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हो पाया है। हमारे भी तो यूँ मांग थी, नाल से वापस ले लो, हम उड़ जाएंगे। जब हमारी मांग पूरी ना हो, जब कैसे उड़ जाएंगे हम। दादी जी से सबसे कहा जा रहा है कि रोड पे परेशानी हो रही है लोगों को, रोड नहीं खुल पा रहा है, पुलिस की तरफ से बोलते तो रोड पर हमारा सरकार पुलिस में लगा, पुलिस की गाड़ी निकला, स्कूल वाले बच्चों की गाड़ी निकल रही है, स्कूटी निकल रही है और मोटरसाइकिल निकल रही है। हमारे में दिल्ली पुलिस ने लगा रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तानी अदालतों के कुछ अहम फैसले आलमी सतह पर बहस का मौजू बने हुए हैं, लेकिन मुल्क की 1 अरब 30 करोड़ की आबादी ने इन फैसलों को तहे दिल से कबूल किया है। दिल्ली में इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम का अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। भारतीय की न्यायपालिका पर अगाध आस्था है। साथियों, हाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी। फैसले से पहले अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन हुआ क्या? 130 करोड़ भारतवासियों ने न्यायपालिका द्वारा दिए गए इन फैसलों को पूरी सहमति के साथ स्वीकार किया। हजारों वर्षों से भारत न्याय के प्रति आस्था के इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा का कहना है कि इस वक्त एक बड़े मेहमान हमारे मुल्क में आ रहे हैं, इसीलिए तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां ना करें, बल्कि अच्छे मुल्क के अच्छे मेजबान की तरह डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल करें। छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजों में विशाल हृदय दिखाना चाहिए। और आज एक ऐसा ही समय है जब देश में अतिथि आ रहे हैं, जब देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उस समय हम भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बनके एक दूसरे की खिंचाई करें, एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोले, यह देश को एक अच्छे तरह से प्रेजेंट नहीं करता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे क्योंकि हमारी सरकार है,
आज एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, सरकार सबकी होती है, चाहे वो किसी को भी कोई वोट करे। हम इतना कहना चाहेंगे, छोटी राजनीति ना करे, और द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द यूएस एज टू हुम दे इनवाइट और हुम दे डोंट इनवाइट। जहां तक हम समझते हैं कि हमारी सरकार किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं इनवाइट करना है। हम इस तूतू मैमे में पड़ना नहीं चाहते हैं, हम सबको स्वागत करना चाहिए। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की, जो कि चीन से निकलकर दुनिया भर में फैलता जा रहा है। इस वायरस की जद में आकर इटली में भी एक शख्स की मौत देखी गई है। अब ये वबा चीन की जेलों में भी जा पहुंची है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2000 से भी तजावुज कर गई है। और चीन में कोरोना वायरस के कहर ने सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए ही खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि चीन की सनत को भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। कोरोना वायरस के खतरे का जहां चीन के एक्सपोर्ट पर मनफी असर पड़ा है, वहीं हिंदुस्तान जैसे चीनी सामान के बड़े खरीदार मुल्क की कई घरेलू सनतों पर इसके मुस्बत असरात भी नजर आ रहे हैं। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ की कैंची सनत पर इसके असरात नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ की कैंची सनत की तारीख 350 बरस पुरानी है और यहाँ की कैंची अपनी बनावट, मजबूती और तेज धार के लिए दुनिया भर में मशहूर रही है। लेकिन कैंची सनत के इस मैदान में चीन के दाखिल होने के बाद मेरठ की कैंची की चमक फीकी पड़ती गई और धीरे धीरे चीन की कैंची ने हिंदुस्तान के तकरीबन 60% बाजार पर कब्जा कर लिया। लेकिन गुज़िश्ता कुछ वक्त से चीनी कैंची का इंपोर्ट मुतासिर होने से मेरठ के कैंची कारोबार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। मेरठ की सीजर इंडस्ट्री है, वो आपको पता ही है कि 3.5 साल पुरानी है और यहाँ की कैंची देश विदेश में काफ़ी मशहूर है। लेकिन जब से चाइना का इन्वॉल्वमेंट हुआ है सीजर्स में, तो उसने हमारी कम से कम 65% मार्केट कैप्चर कर ली थी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया था। लेकिन जब से ये कोरोना वायरस चला है वहाँ पर, तो उससे वहाँ के इम्पोर्ट आना तो बंद हुआ ही है। तो उससे हम लोगों को इतना फ़ायदा हुआ है कि जब वहाँ से कैंची आनी बंद हुई तो हम लोगों की कैंची की डिमांड बढ़नी शुरू हुई है। उसमें हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें और मार्केट मिलेगी। बाजार में सस्ती चीनी कैंची की कमी की वजह से मेरठ के कैंची कारोबार में इजाफे की उम्मीद कारोबारियों में जरूर जगी है। लेकिन कैंची कारोबारियों का मानना है कि जब तक हुकूमत की तरफ से इस सनत को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की जाती, तब तक इस तरह की तेजी महज वक्ती साबित होगी। बाइट एंड पीटीसी। चाइना की गवर्नमेंट जो है वहाँ की फैक्ट्रियों को बहुत सपोर्ट करती है और टैक्स में भी वहाँ सहूलियतें हैं। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे कैंची उद्योग को बिल्कुल सहूलियतें नहीं देती, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी सपोर्ट किया जाए। काफ़ी दिन से माल चाइना आने रहा माल, लेकिन फिर भी स्टॉक लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है तो फ़र्क तो पड़ेगा। छोटे उद्योग में आते हैं, उसमें हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से राहत मिले कि हमारे जो क्लस्टर बने हैं उसमें कुछ जीएसटी में राहत मिले और जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाए, एक एक्सपोर्ट हाउस भी बन जाए। अगर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले गवर्नमेंट का भी, तो इसको कामयाबी के जो ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। ख़ास तौर पर जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत ने चीन से खिलौनों पर आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, अगर कैंची पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए तो ये ग्रोथ आगे भी बरकरार रह सकती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। मुज़ाकरात का साधना रामचंद्रन आज तन्हा शाहीन बाग पहुंची। उन्होंने मुजाहिरीन से बातचीत की। उधर समाजी कारकुन सैयदा सईदन हमीद भी शाहीन बाग पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट के जरिए इंटरलोकेटर बनाई गई साधना रामचंद्रन आज शाहीन बाग पहुंची थी। उनके साथ प्लानिंग कमीशन की साबिक मेंबर सैयदा हमीद साहब भाभी वहां पर पहुंची थी, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वहां 2 घंटे से ज़्यादा की आप लोग की बातचीत रही, क्या लगा आपको वहां पर, क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं वहाँ किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं गई थी। मैं तो यहाँ की इसी एरिया की रेजिडेंट हूँ, इसी कैपेसिटी में गई थी। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई कारगर नतीजा निकले। तो
उन्होंने अपनी डिमांड्स पेश की, वहाँ के जो ख़वातीन थी, और ज़ाहिर है ये पूरा ख़वातीन से इंटरेक्शंस था, तो पूरा एक फेमिनिन ग्रुप था, तो उन्होंने 7 डिमांड्स अपनी रखी, जिसमें मेजर डिमांड ये है कि अगर एक्सेस रोड को देते हैं तो उनको फुल सिक्योरिटी की गारंटी सुप्रीम कोर्ट दे, और ऐसी गारंटी दे कि जो पुलिस पे से भरोसा उठ चुका है वो उसको, इसलिए पुलिस को तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, तो किस तरह की गारंटी दे कि जिसमें आयरन क्लैड जिसे कहते हैं वो हो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जितने केसेस दायर किए गए हैं नौजवानों पे, और जिस तरह की उनके साथ बदअखलाक़ी हुई है, हेट स्पीच हुई है, इसमें इसका पूरे तौर से इन्वेस्टिगेशन हो और उनको सबको विड्रॉ किया जाए, ये एक और डिमांड थी। और तीसरी बात ये थी कि शाहीन बाग अब एक सिंबल बन चुका है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी सिंबल बन चुका है, तो इसको एक परमानेंट सिंबल बनाने के लिए कई सुझाव आए। एक ये भी सुझाव है कि उसको वहाँ से ना हटाया जाए, मगर एक स्पेस उनके लिए क्रिएट की जाए कि जिसमें हमेशा के लिए वो एक प्रोटेस्ट साइट बन जाए, जैसे और ममालिक में होता है कि कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे लंदन में हाइड पार्क है, वहाँ सारे प्रोटेस्ट वहाँ होते हैं, तो ये भी एक उसमें ये सुझाव भी आया। तो इसी तरह से ये कुछ थोड़ा सा मामला कॉन्क्रीट की तरफ बढ़ा है। सबसे मोटी बात यह है कि ये बात क्लियर कर दी गई कि इस वक्त जो मीडिएटर्स आए हैं वो आए हैं इस लिमिटेड मुद्दे पे, क्योंकि सड़क का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है। CAA और वो सारे विड्रॉल ऑफ द CAA ये बाद में आएगा, जब आएगा उसकी तारीख पड़ चुकी है, तो तब वो डील होगा, तो कंफ्यूज ना किया जाए इसको। अगर हमने वहाँ जो देखा, जिस तरह से बातचीत भी हुई, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि CAA पर काफ़ी बातचीत होनी चाहिए, उसको उनकी फीलिंग क्या आपने महसूस की कि CAA को लेकर के या NPR NRC को लेकर के वो क्या सोचते हैं? वो तो बिल्कुल इसके कहते हैं सब विड्रॉ कर लिया जाए, NRC NPR और CAA सब विड्रॉ कर दिया जाए, ये तो बिल्कुल क्लियर उन्होंने ये बात रखी। मगर इसमें ये भी है कि जब मतलब जो बेंच का फैसला होगा वो तो उसी पे होगा ना, जो मुद्दा उनके सामने है। ये जो मुद्दा है CAA का, ये इसमें कोई 170 के करीब पिटिशंस हैं, तो होते उसको 8-9 महीने लग सकते हैं। तो इतना पावर होना चाहिए कि 8-9 महीने तक इसको सस्टेन करें, तो इस तरह से करें कि जिसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, सस्टेनेबल है। इन हालात में सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि ठीक है, आप होम मिनिस्ट्री का काम है, ये सरकार का काम है, वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, या सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि हाई कोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट अपनी हिमायत कर सकता था, उसको सस्टेन कर सकता था, नहीं किया उसने। तो एक तरह से एक कदम आगे बढ़ा है। अब एक कदम हम आगे बढ़ाएं, और हम ये कदम आगे बढ़ाएं कि हम कहें अच्छा, हम एक सड़क का एक हिस्सा खोलने को तैयार है, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। जिस तरह से 7 बड़ी मेजर डिमांड ये लोग लेकर आए हैं, आप लोग के सामने रखी भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये पूरे होने लायक हैं और ये हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से, जिस तरह से वो लोग रिटर्न में एक तरह का आश्वासन मांग रहे हैं? ये तो मैं तो यही समझती हूँ कि उनकी ये लेजिटिमेट डिमांड है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी एक दाव पे लगा रहे हैं। अगर सिक्योरिटी नहीं हुई तो जिस तरह से लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है जामिया में और शाहीन बाग में, वो क्यों नहीं रिपीट हो सकती वहाँ भी। तो ये अगर इसको, तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस कदर आयरन क्लैड फैसला करना चाहिए, पर आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये तो मीडिएटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, लेकिन शाहीन बाग के लोगों की तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के, अपनी सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी डिमांड, 7 बड़ी मुतालबात, 7 बड़ी डिमांड्स जो है वो सामने आ चुकी हैं। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा और एहतजाज झेल रही मरकजी हुकूमत के सामने एक नई चुनौती आ रही है। जी हां, जमीयतुल उलमा हिंद के बैनर तले मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ अब दलित कम्युनिटी ने भी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए NPR के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर में हुई मीटिंग में NPR रिजेक्ट का नारा दिया गया।
जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे साथ हैं। मदनी साहब, काफ़ी लंबा जो है आप लोग की डिस्कशन चला और अब क्या फैसला किया है आप लोगों ने? देखिए, वैसे तो कमेटी बनी है, फाइनल रेजोल्यूशन वहीं से आएगा, लेकिन इस बात पर सहमति बन गई है कि हम लोगों को NPR रिजेक्ट करना चाहिए। तो हम ये अपील करते हैं कि NPR को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि मुद्दा तो आप लोगों का CAA को लेकर भी था, NRC को लेकर भी था। बातें हैं जो यहाँ मोटी मोटी हुई हैं। एक ये हुई है कि जो नन BJP स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको क्लियर व्यू लेना चाहिए और उनके हाथ से रेजोल्यूशन पास हो करके आना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्डर निकालना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो उनको अपना ये क्लियर करना चाहिए, एक बात ये। दूसरा ये कि NPR का बाइकआउट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। यहाँ पर जो अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, तो अब आगे आप लोग किस तरह से काम करने वाले हैं? क्या कोई आंदोलन करेंगे? किस तरह से करेंगे? बिल्कुल, जो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे इसको काम को आगे बढ़ाया जाएगा। ख़ास तौर से जो ट्राइबल और दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग अपने कुछ प्रोग्राम प्लान कर रही हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सर, जिस तरह से आज बातचीत हुई है, काफ़ी लंबी चर्चा चली, मुख्य चीज़ें आप लोगों को किस बात पे इतनी बड़ी आपत्ति थी, एतराज़ था, जिसकी वजह से आप लोगों ने कहा कि नहीं, अब MRP भी हम नहीं मानेंगे? क्योंकि ये मुसलमान का इश्यू नहीं है, क्योंकि मुसलमान का इश्यू दिखाया जा रहा है, मगर ये इस इश्यू है, इसके वजह से जो इफेक्ट होने वाला है NRC के वजह से असम में इफेक्ट ज़्यादा हुए, आदिवासी हुए, ट्राइबल्स हुए, दलित्स हुए, नोमैडिक्स हुए और 15 लाख लोग ये कौम के लोग हुए। मगर बीजेपी सरकार ये बोल रही है, खाली मुस्लिम को बहाना दिखा रही है, निशाना तो SC ST और OBC को करने का काम कर रही है। इसीलिए ये हमारे कौम को ज़्यादा नुकसान है। इसके लिए जो भी नुकसान होने वाले है, सब एक होकर लड़ने का टाइम आ गया है इस देश में। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए मिलकर लड़ने का तय किया है। माने साहब, जिस तरह से बात हो रही है, कह रहे हैं SC STs और दूसरे लोगों को भी मुस्लिम से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किस तरह से नुकसान होगा, क्या समझाएंगे लोगों को आप? पहली बात तो यह है कि ट्राइबल लोग हैं, DTNT के लोग हैं, ये तो पूरे गांव के पास भी नहीं आए हैं। इनके पास क्यों कागज कहाँ से रहेगा? हम लोगों को ना ज़मीन है, हम लोगों का ना घर है, हमारा कुछ नहीं है 50 साल में। अगर अभी की बात करें तो कुछ मिलता है, रेशनिंग कार्ड बीट कुछ तो दिखाएंगे, लेकिन 50 बरस के पहले हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। तो ट्राइबल गए, SC के लोग गए, ST के लोग गए, DTNT के लोग गए, हमारे 5% भी लोग नहीं रहेंगे जिनके पास में 50 साल का कुछ एविडेंस हो। तो हम कैसा बिलीव कर सकते हैं सरकार के ऊपर? ये सरकार, मैं समझता हूँ, एक क्रिमिनल सरकार है। दूसरी स्वातंत्र की लड़ाई है, ये लड़ाई हम लड़ेंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे। कौन से क्वेश्चन पर आपको एतराज है या क्या आप लोगों का अब आगे रोड मैप है? हमारा टोटल NPR से एतराज़ है और इसीलिए यूनानिमसली ये अप्रूव हुआ है कि NPR को हम रिजेक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं, NPR नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है, गैर कानूनी है और लोगों की जो बेसिकली इसकी जो बुनियाद है वो लोगों को परेशान करने के लिए, तो हम लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। अजीम मुफक्किर इस्लाम, मुजाहिद आज़ादी और अपने दौर के आलमी स्कॉलर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 62वीं बरसी के मौके पर औरंगाबाद में एक तौसीक खुतबे का इनेकाद किया गया। NCPUL और आज़ाद कॉलेज के इश्तराक से मुनक़्क़िद हुए इस प्रोग्राम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के सदर प्रोफेसर शाफिक इदवई ने जज्बा कौमियत की बेदारी में मौलाना आज़ाद के किरदार के उन्वान पर तफसीली खुतबा पेश किया। प्रोफेसर शाफिक इदवई का कहना है कि अबुल कलाम आज़ाद कसरत में वहदत के कट्टर हामी थे। हमारे अजीम रहनुमा ने मुल्क के सेकुलर किरदार की बका के लिए जिन खतूत का तयन किया वो आज भी उतने ही ज़रूरी हैं जो कि मुल्क की आज़ादी के वक्त में थे। सेकुलर किरदार ही इस मुल्क का मुस्तकबिल हो सकता है, ना कि गलबे वाली सियासत। इस प्रोग्राम से डॉक्टर मजहर फारूकी, प्रिंसिपल आज़ाद कॉलेज और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। किसने क्या कहा आप देखिए। तो किसने क्या कुछ कहा आप देखिए। आदा कौमियत का अगर जज्बा बढ़ जाए और हुजूमी कौमियत हो जाए तब ये कौमियत नहीं बल्कि कौमियत का तासुब है। जब आपको लगे कि नहीं, जो आप जो चीज़ कह रहे हैं वही सही है, आप ही की ज़बान सही है, आपका जो नुक्ता नज़र है, आप जो
मेजॉरिटी जो चाह रही वही सही हो, तो ये कौमियत नहीं है बल्कि ये कौमियत का तासुब है। मौलाना आज़ाद ने कहा कि जो ज़ाहिर 18वीं सदी का डेवलपमेंट है, जब नेशन स्टेट्स बन रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए मसूलिनी ने क्या किया, वो एक जो बड़े बड़े आइडियल थे उसकी जगह शख्सी हुकूमत डिक्टेटरशिप बन गई। तो जिसको मौलाना आज़ाद कहते हैं कि हुजूमी कौमियत है जो हर एक जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। तो कौमियत के बारे में जो बताया कि वो जब एक कौमियत मतलब एक किसी मखसूस कौम का अगर उस पर गलबा हो जाए तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो मौलाना आज़ाद हमारे लिए आज भी उसी तरह की अहमियत के हामिल है जिस तरह वो आज़ादी के ज़माने में एक बड़ी अहमियत के हामिल थे। कि वो इस मुल्क के तालीमी इसके अंदर जो है तो वज़ीर रहे हैं सेंट्रल के अंदर, इसके बाद में उन्होंने UGC कायम किया है, बहुत सारे अकेडमीज़ उन्होंने जो है तो कायम किए हैं और इस मुल्क की जो है तो खिदमत की है और ये बतलाया कि अपने मज़हब पर कायम रहते हुए एक आलिम दीन होते हुए भी इस मुल्क की जो है तो बहुत अच्छी तरीके से खिदमत की जा सकती है। शाफी किदवई साहब आए जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है और जिस ज़माने में उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से था मैं भी वहाँ मौजूद थी, उस वक्त उनका शोबा डिप्लोमा तक महदूद था, लेकिन आज अल्लाह के शुक्र से वो बहुत बड़ा शोबा बन गया है, एक तनावर दरख्त बन गया है और मास मीडिया के बहुत नामवर इंसान उससे वाबस्ता हुए हैं। रोमाना खान जिनको सुना जाता है